वेलकम बैक फ्रेंड्स। मुझे उम्मीद है कि आपको सभी लेक्चर्स बेहद पसंद आ रहे होंगे और आपके फीडबैक के आधार पे आज का जो हमारा लेक्चर है वो दो पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे। आज का लेक्चर है हमारे पड़ोसी देश म्यांमार, जिसको बर्मा भी कहा जाता है। उसी में हाल ही में जो रिसेंट इवेंट्स हुए हैं, जिसमें वहां की जो मिलिट्री है, वहां की फौज है, उन्होंने एक कू के थ्रू वहां पे तख्ता पलट कर दिया है और ये सारी चीजें हुई फरवरी 2021 के महीने में। आज के लेक्चर को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जो हमारा आज का शॉर्ट लेक्चर होगा वो इस कू या तख्ता पलट को स्पेसिफिकली कवर करेगा और जो इंडिया के साथ म्यांमार के रिलेशनशिप रहे हैं 1948 से लगातार, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं आज के शॉर्ट लेक्चर में कि आखिर ये खबर न्यूज में हाल ही में क्यों बनी रही। तो याद होगा आपको कि 1 फरवरी 2021 को म्यांमार की मिलिट्री जनता ने तख्ता पलट करते हुए, कू करते हुए, जो वहां की डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी अंडर ऑंग सैन सू की या नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, जिसको एनएलडी पार्टी भी कहा जाता है, जिसकी 2020 में भारी बहुमत के साथ जीत हुई और सरकार बनाने के लिए जब सभी इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिनको मैं कहूं, इकट्ठा होने के प्रयास में थे लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट में, उसी वक्त जब मिलिट्री जनता को लगा कि ये एनएलडी के अंडर फिर से नई सरकार बन जाएगी जो कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड है, उसको रोकने की मंशा से, पर्पस से उन्होंने 1 फरवरी 2021 को तख्ता पलट का अंजाम दिया और ये डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को वहां पर नहीं बनने दिया गया। साथ ही साथ जब 1 फरवरी 2021 को एक तख्ता पलट हुआ, कू हुआ, 1 साल की वहां पे नेशनल इमरजेंसी भी मिलिट्री ने इमीडिएटली डिक्लेयर कर दी दोस्तों। तो जैसा कि मैंने कहा कि जब 2020 के इलेक्शन के बाद एनएलडी पार्टी वहां पे अपनी नई सरकार चुनने के लिए लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट की ओपनिंग के लिए जा रही थी, उससे जस्ट पहले ही इस तख्ता पलट को अंजाम दिया गया। और जब ये कू हुआ, तख्ता पलट हुआ, तो सारी दुनिया वहां के इवेंट्स को, क्योंकि काफी ज्यादा खून बहा, कई डेथ्स हुई, इनफैक्ट वहां के रोड्स पर मिलिट्री टैंक्स और उसके अलावा जो बाकी फोर्सेस हैं उनका डिप्लॉयमेंट भी भारी मात्रा में जब देखा गया, तो पूरी दुनिया ने इसको क्रिटिसाइज किया, चिंता जताई और यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूनाइटेड नेशंस जनरल सेक्रेटरी ने काफी इसका ऑपोजिशन भी किया दोस्तों। उसी के कारण जो वहां की मिलिट्री जनता है, जिसको तत्मादेव भी कहा जाता है, उन्होंने सभी को विश्वास दिलाया कि हालांकि हम लोगों ने कू किया है, तख्ता पलट किया है, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को अभी हम ओथ नहीं लेने दे रहे हैं, बनने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हमारे मन में कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका अभी हमें आंसर नहीं मिल पाया है। उसके बावजूद भी कोई चिंता ना करें, हम भी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है 2008 का, उसको पूरी तरह हम फॉलो करेंगे। अब थोड़ी सी बात हो जाए, आखिर ये कू आखिर हुआ क्यों, ये तख्ता पलट किन परिस्थितियों के कारण या किस मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण या किस ट्रस्ट डेफिसिट के कारण एक्चुअली अंजाम दिया गया। तो जो मिलिट्री है उनका कहना है कि जो जनरल इलेक्शंस हुए नवंबर 2020 में, उसमें बहुत सारी गड़बड़ियां हुई। इनफैक्ट उनका कहना है कि ये जो इलेक्शन हुआ नवंबर में और जिसमें एनएलडी को भारी बहुमत मिला, ये एक्चुअली वैलिड है ही नहीं और मिलिट्री ने उसमें जो लगभग 9 मिलियन वोट्स, मतलब लगभग 90 लाख वोट्स जो कास्ट हुए नवंबर के इलेक्शन में, उन पे एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। मिलिट्री का कहना है कि ये जो वोट्स कास्ट किए गए हैं, लगभग 9 मिलियन वोट्स, ये शायद पूरी तरह वैलिड नहीं है और मिलिट्री ने एक्चुअली डिमांड की वहां के यूनाइटेड इलेक्शंस कमीशन, जिसको यूईसी भी कहा जाता है, कि आप आइए और एक स्पेशल सेशन ऑफ द न्यू पार्लियामेंट में आप सबसे पहले आके एक अंडरटेकिंग देंगे, प्रूव करेंगे कि ये जो इलेक्शंस हुए हैं ये पूरी तरह फ्री हैं, ये पूरी तरह फेयर हैं। ये जो यूनाइटेड इलेक्शंस कमीशन या यूईसी जिसको कहा जाता है, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो जैसे हमारा इलेक्शन कमीशन है, ईसी है, जो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और जिसके ऊपर पूरा उत्तरदायित्व है इलेक्शंस को फ्री एंड फेयर कंडक्ट करवाने के लिए,
उसी तरह की व्यवस्था मैं कहूंगा, एक पैरेलल या एनालॉगस व्यवस्था मैं कहूंगा, म्यांमार में भी है। तो जब मिलिट्री द्वारा ये डिमांड रखी गई कि सबसे पहले, इससे पहले की नई सरकार बने, यूनाइटेड इलेक्शन कमीशन या यूईसी आकर ये प्रूव करे अंडरटेकिंग द एक स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट में कि इलेक्शन में किसी तरह की धांधली नहीं हुई है, कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, उसके बाद ही मिलिट्री एक्चुअली नई सरकार को बनने देगी। लेकिन मिलिट्री की इस डिमांड को सभी पार्टीज ने, सभी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ने सिरे से नकार दिया। और जब मिलिट्री को लगा कि हमारी इस डिमांड की कोई सुनवाई नहीं हो रही है, हमें उन इलेक्शंस पे अभी भी डाउट है, क्वेश्चन मार्क है, तो उन्होंने 1 फरवरी 2021 को, इससे पहले की नई सरकार फोर्स में आए, बने, लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट ओपन हो, उससे पहले ही इस तख्ता पलट को अंजाम दे दिया। दोस्तों, इस तख्ता पलट के दौरान, इस कू के दौरान, जब भारी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट देखा गया, जनता सड़कों पे आई इसका विरोध करने, जिसमें बहुत सारी जानें भी गईं, बहुत खून बहा, लोगों ने इसको बहुत अपोज किया। उसके बाद वहां की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इरावडे, उसमें जो कमांडर इन चीफ है मिलिट्री के, जिनका नाम है जनरल मिन उंग हेलियंग, उन्होंने कहा कि एक्चुअली जो मिलिट्री है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही चलेगी, और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है 2008 का, ये एक्चुअली मदर ऑफ ऑल द लॉज है, हम भी इस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही चलाएंगे। लेकिन उसके कुछ दिन बाद ही नेशनल डिफेंस कॉलेज, जिसको कि एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एड्रेस किया जा रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन सर्वोपरि है, द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है, लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन के ऐसे कुछ प्रोविजंस हैं जो शायद मानने लायक ना हो, तो उन लॉस को चेंज कर देना चाहिए, और जरूरत पड़े तो यह भी किया जा सकता है कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को ही रिवोक कर दिया जाए, बदल दिया जाए। इस स्टेटमेंट के बाद सिर्फ म्यांमार ही नहीं, इवन नेबरिंग कंट्रीज, चाहे वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हों जैसे कि यूनाइटेड नेशंस, सभी में एक बड़ी टेंशन, एंग्जाइटी डेवलप हो गई। और जो कि बहुत स्वाभाविक था कि एक तरफ आप कहते हैं कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को हम बनने नहीं देंगे, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा उसको ओबे करेंगे, उसको पूरा मानेंगे, उसके नियमों के हिसाब से चलाएंगे। फिर आप कहते हैं कि हो सकता है कि कुछ लॉज ऐसे हों जिनके कारण अगर जरूरत पड़े तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन को बदल देना चाहिए, हटा देना चाहिए। तो एक जाहिर सी बात है कि उनकी पूरी मंशा पे एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। आइए चलिए बात अब कर लें कि जो मिलिट्री कॉन्स्टिट्यूशन 2008 का है, ये किस तरीके से फोर्स में आया, क्या इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा, क्या इसकी कमियां रही, क्या इसके इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जिस कॉन्स्टिट्यूशन को आज बदलने की, रिवोक करने की बात की जा रही है मिलिट्री द्वारा, अगर आप हिस्ट्री में चले जाएं, लगभग 13 साल पहले 2008 में ये जो कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स किया गया म्यांमार में, ये कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली मिलिट्री ने खुद ने ही ड्राफ्ट किया था, और पॉलिटिकल पार्टीज ने इसका काफी अपोज जब किया इसको, तो मिलिट्री ने इसको एक रेफरेंडम के तहत एक्सेप्ट करवाया। अप्रैल 2008 में वो रेफरेंडम एक्चुअली कंडक्ट किया गया। उस रेफरेंडम के माध्यम से ये दिखाया गया कि ज्यादातर लोग चाहते हैं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको म्यांमार अडॉप्ट कर ले। हालांकि बहुत सारे लोगों का, इंस्टीट्यूशंस का, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का, ये जो रेफरेंडम ऑर्गेनाइज किया गया अप्रैल 2008 में, इसको लेकर भी, इसकी फेयरनेस को लेकर भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन माइंड में बना हुआ है। ये जो रेफरेंडम था अप्रैल 2008 का, एनएलडी ने उस वक्त इस रेफरेंडम को बॉयकॉट किया, और इनफैक्ट इस कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे जो पहला इलेक्शन हुआ 2010 का, उसको भी एनएलडी ने बॉयकॉट किया, क्योंकि उनके हिसाब से ये कॉन्स्टिट्यूशन वन साइडेड है, मिलिट्री के फेवर में बायस्ड है, और जो रेफरेंडम 2008 अप्रैल में हुआ वो भी शायद पूरी तरह फ्री एंड फेयर ना रहा हो। ये जो 2008 का मिलिट्री कॉन्स्टिट्यूशन था, इसके लिए मिलिट्री ने उस वक्त कहा कि ये म्यांमार का रोड मैप टू डेमोक्रेसी होगा। मतलब इस कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हुए म्यांमार, जो इतने लंबे समय तक मिलिट्री रिजीम में जीता चला आ रहा था, गवर्न होता रहा था, अब इस कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करके म्यांमार धीरे धीरे डेमोक्रेसी को पूरी तरह अडॉप्ट कर लेगा। अब सच्चाई तो एक्चुअली ये है कि म्यांमार की मिलिट्री रिजीम में इकोनॉमिक कंडीशन कुछ ऐसी हो गई कि उनके पास
अपने आप को डेमोक्रेसी में कन्वर्ट करने के अलावा, बाहरी वर्ल्ड के साथ अपने रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने के अलावा और कोई रास्ता एक्चुअली बचा ही नहीं था। और जब मिलिट्री को यह बात अच्छे से समझ में आ गई कि एक्चुअली अब हमें 2008 में कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से बाहरी वर्ल्ड के साथ अपने रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करना होगा, डेमोक्रेसी की तरफ मूव करना होगा, तो उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करते समय, बनाते वक्त इस बात का बेहद ध्यान रखा कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में भी मिलिट्री की सुप्रीमेसी या मिलिट्री के वर्चस्व को पूरी तरह सुरक्षित रखा जाए, प्रिजर्व कर लिया जाए। और इसके लिए म्यांमार मिलिट्री ने अपने लिए अलग से जितनी भी सीट्स हैं दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, जैसे हमारे यहां लोकसभा लोअर हाउस है, राज्यसभा अपर हाउस है, दोनों हाउसेस में 25-25% सीट्स मिलिट्री ने अपने लिए रिजर्व उसमें कर ली। जहां आज भी बिना इलेक्शन के मिलिट्री डायरेक्टली 25% सीट्स अपने जो सर्विंग मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं, जो अभी भी मिलिट्री में हैं, उनके थ्रू उन सीट्स को भरती है। और इसके कारण कोशिश की जाती है कि चाहे डेमोक्रेटिक तरीके से मिलिट्री इलेक्ट होकर नहीं आई हो, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों हाउसेज में उनका पूरा इंटरफेरेंस रहे, उनका इन्फ्लुएंस रहे, उनका उसमें से रहे, वर्चस्व रहे। और इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि म्यांमार मिलिट्री ने एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसको प्रॉक्सी भी कहा जाता है कि वो मिलिट्री के बिहाफ पे ही हर साल इलेक्शन लड़ती है। इस साल के जब इलेक्शन हुए नवंबर 2020 में, तो ये जो प्रॉक्सी पॉलिटिकल पार्टी थी म्यांमार मिलिट्री की, इसकी जितनी सीटें हुआ करती थी, जो इनका शेयर हुआ करता था, वो शेयर और सीट्स इस बार और भी ज्यादा कम हो गई। और एनएलडी की सीट्स, जो कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जिसको कहा जाता है, उसका सीट शेयर, उसका बेसिकली वोट शेयर और कहीं ज्यादा बढ़ गया। तो इस कारण भी हो सकता है मिलिट्री को कहीं लगा हो कि हमारा जो कंट्रोल था, हमारा जो वर्चस्व था, हमारा जो इन्फ्लुएंस था, हमारा जो बेसिकली से था पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ म्यांमार, उसमें कहीं ऐसा ना हो कि कमी आ जाए और डेमोक्रेटिकली इंस्टीट्यूटेड, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स और बॉडीज धीरे धीरे मिलिट्री के ऊपर अपना कंट्रोल एक्सरसाइज करना शुरू कर दें। तो यह भी एक बड़ी गुंजाइश है कि शायद इन सारे एंग्जाइटी, डर या मिसट्रस्ट या इन चीजों को देखते हुए भी हो सकता है कि म्यांमार की मिलिट्री ने इससे पहले की नई सरकार बने, उससे पहले ही तख्ता पलट करके, कू करके उस नई डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को नहीं बनने दिया। दोस्तों, इसी क्रम में मिलिट्री के जो स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने लगभग 2 हफ्ते पहले कहा कि उनके हिसाब से लगभग 314 एरियाज ऐसे हैं अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग रीजन्स में, जिनमें उनको लगता है लगभग 9 मिलियन वोटर्स ने किसी ना किसी तरीके से फ्रॉड किया है। हो सकता है उन्होंने एक से ज्यादा बार वोट दिए हों, हो सकता है किसी और तरह की वोटिंग मैल प्रैक्टिसेस में वो लोग इन्वॉल्व हुए हों। इसी को काउंटर करने के लिए, इसका खंडन करते हुए यूईसी, जो वहां की इलेक्शन कमीशन है, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि उनके हिसाब से ऐसा कोई एविडेंस, साक्ष्य सबूत नहीं है जो ये प्रूव कर सके कि चुनाव में किसी भी तरह की, किसी भी स्टेज पे कोई भी धांधली हुई है। इनफैक्ट उन्होंने ये तक कहा कि जो भी वोट्स हैं सारे के सारे बहुत ट्रांसपेरेंटली, एकदम निष्पक्ष तरीके से काउंट हुए हैं, वोटिंग हुई है। उसके अलावा पूरी की पूरी प्रोसेस, वोटिंग से लेकर काउंटिंग तक, सभी कैंडिडेट्स ने, इलेक्शन स्टाफ ने, मीडिया ने, ऑब्जर्वर्स ने और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सभी ने ट्रांसपेरेंटली ऑब्जर्व की हैं। इस वजह से कोई प्रश्न ही नहीं उठता कि इन इलेक्शंस को किसी भी तरीके से रिग्ड समझा जाए, फ्रॉड समझा जाए या फिर अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इनवैलिड समझा जाए। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, एक तरफ तो मिलिट्री कहती है कि 2008 का जो कॉन्स्टिट्यूशन मिलिट्री स्वयं द्वारा लाया गया, उसका ये पूरी तरह अनुपालन करेंगे, अबाइड करेंगे। वहीं जब ये तख्ता पलट होने की नौबत आई तो मिलिट्री ने पिछले 2 कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब 2008 का जो कॉन्स्टिट्यूशन आया, उससे पहले जो बार बार मिलिट्री के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन को बदला गया, क्योंकि हो सकता है मिलिट्री के हिसाब से वो मिलिट्री का पर्पस सर्व ना कर रही हो या मिलिट्री के साथ उन कॉन्स्टिट्यूशंस में कुछ ना कुछ मतभेद बना हो, तो उन्होंने उस चीज का भी हवाला दिया। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये समझा जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मिलिट्री इस बार भी जो 2008 का कॉन्स्टिट्यूशन
लगातार बना हुआ है, जिसके आधार पे बार बार इलेक्शंस हो रहे हैं। और ये जो हाइब्रिड मॉडल है कि पॉलिटिकल पार्टीज होंगी, पॉलिटिकल पार्टीज के अलावा दोनों हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट में 25-25% सीटें आर्मी के लिए रिजर्व होंगी, जिसमें उसके सर्विंग ऑफिशियल्स बैठेंगे और पॉलिटिकल प्रोसेस में अपना इन्फ्लुएंस करेंगे, अपना पार्टिसिपेशन इंश्योर करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को भी किसी ना किसी तरीके से बदलने की तैयारी चल रही है। तो जब तात्मादेव या म्यांमार मिलिट्री के स्पोक्स पर्सन ने कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने संबंधी या उखाड़ फेंकने संबंधी हिंट्स ड्रॉप की, तो सभी के कान खड़े हो गए और उसके रिएक्शन में तत्काल यूनाइटेड स्टेट्स एम्बेसी और 15 अलग अलग देशों की जो डिप्लोमेटिक मिशंस हैं, जिसमें यूरोपियन यूनियन भी शामिल है, जो कि यंगून में जो कैपिटल है म्यांमार की वहां सिचुएटेड है, उन्होंने एक जॉइंट स्टेटमेंट इशू किया और उन्होंने साफ कह दिया कि जो इलेक्शंस हुए हैं नवंबर 2020, इनको अगर किसी तरीके से बदला जाएगा, इनवैलिड किया जाएगा, तो वो उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये तो रही सिचुएशन कि किस कारण से म्यांमार मिलिट्री ने शायद तख्ता पलट किया है, क्या मूल मुद्दा रहा है या क्या मूल मुद्दा बनाया गया है। क्यों यह मुद्दा बनाया गया है, मुझे लगता है आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से अब चीजें निकलकर आ रही होंगी। अब थोड़ी सी हिस्ट्री की बात कर लें। म्यांमार का एक्चुअली डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन अभी एक तरीके से वर्क इन प्रोग्रेस है, क्योंकि नई नई डेमोक्रेसी है। 2 या 3 बार मेरे ख्याल में इलेक्शंस हुए हैं और 2020 का जो इलेक्शन था, जो कोरोना के बीच में, पैंडेमिक के बीच में जो कंडक्ट किया गया था, इसको एक बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन के रूप में देखा जा रहा था कि म्यांमार शायद फाइनली मिलिट्री की जो ग्रिप बनी हुई है इतने दशकों से, इतने लंबे समय से, उस ग्रिप से, उस शिकंजे से, उस पकड़ से बाहर आ सके और पूरी तरह डेमोक्रेसी म्यांमार में एस्टैब्लिश हो सके। इनफैक्ट कहीं ना कहीं जो एनएलडी पार्टी, जिसने 2020 में भारी बहुमत से विजय प्राप्त की, विक्टर रही, उनके मन में शायद कहीं ना कहीं एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की भी शायद बात रही, जिसके थ्रू जो मिलिट्री का इंटरवेंशन है पूरी पॉलिटिकल प्रोसेस में, उनका जो अनड्यू इंटरट्वाइंड हाइब्रिड मॉडल 2008 कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू उन्होंने लागू किया है, उसको डाइल्यूट करते हुए एक फुल फ्लेजेड डेमोक्रेसी की तरफ इसको प्रोग्रेस करवाने की कहीं ना कहीं मंशा थी। हो सकता है मिलिट्री ने उसको भांप लिया हो और इससे पहले कि एनएलडी 2020 नवंबर के इलेक्शंस के बेसिस पे नई गवर्नमेंट बनाए, उसका तख्ता पलट कर दिया गया दोस्तों। तो अब हम बात कर लें कि 2008 में तो कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, 2011 तक सुकुई जेल में बंद थी, लगभग 2 डिकेड्स, मतलब लगभग 20 साल तक। और जब 2011 में उनको जेल से रिलीज किया गया इंटरनेशनल पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से, तो एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन हुआ कि फाइनली म्यांमार अब मिलिट्री रिजीम की ग्रिप से निकलकर अब कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी की तरफ मार्च करना शुरू कर देगा। और 2010 में इलेक्शन हुए, 2011 में सुकुई को बेसिकली रिलीज किया गया। उसके बाद ये एक्चुअली माना जाने लगा था कि लगभग 2 दशक से भी ज्यादा, क्योंकि सुकुई जेल में बनी रही थी, तो जब बाहर निकल के आएंगी, डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगी, तो हो सकता है आर्मी या मिलिट्री के साथ उनकी इतनी ना बन पाए। लेकिन सभी के लिए सरप्राइज था कि सुकुई ने आर्मी या मिलिट्री के प्रति बहुत सपोर्टिव अप्रोच, एटीट्यूड एक्चुअली अडॉप्ट किया, जो कि सभी के लिए सरप्राइजिंग था। इनफैक्ट उनके जो सपोर्टर्स थे उनके लिए भी सरप्राइजिंग था कि जब आर्मी और मिलिट्री ने इतने सालों तक म्यांमार में अपनी गिरफ्त के कारण वहां डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश नहीं होने दी और उनकी जो लीडर थी स्वयं सुकुई, उनको इतने दिनों तक जब जेल में बंद कर रखा था, तो उसके बावजूद भी सुकुई मिलिट्री का इतना सपोर्ट क्यों कर रही है। और सुकुई इस हद तक गई कि उन्होंने म्यांमार मिलिट्री को डिफेंड किया, सपोर्ट किया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, जब म्यांमार मिलिट्री की सुनवाई हो रही थी कि म्यांमार मिलिट्री ने, हो सकता है जो रोहिंग्या क्राइसिस था, रोहिंग्या जो रिफ्यूजीज थे म्यांमार में, उनके खिलाफ जो म्यांमार मिलिट्री की कार्रवाइयां थी, एट्रोसिटीज थी, एक्सप्लॉयटेशन थी, जब उसके बारे में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में सुनवाई चल रही थी, उसमें भी म्यांमार मिलिट्री को सपोर्ट किया, डिफेंड किया सुकुई ने। तो ये सभी के लिए बड़ा सरप्राइजिंग था कि एट्रोसिटीज को डिफेंड कर रही हैं,
जिस मिलिट्री ने उनको खुद को इतने सालों तक जेल में बंद रखा, उसको भी अब वो सपोर्ट कर रही हैं। और देख लीजिए 2021 की बात है, 1 फरवरी 2021 को उसी मिलिट्री ने सुकोई का तख्ता पलट कर दिया दोस्तों। अभी तक 1 फरवरी के बाद मैं कहूंगा मिड में या एंड में तक लगभग 1100 से ज्यादा लोगों की जान इस कू में, इस तख्ता पलट में जा चुकी है, क्योंकि लोगों ने इसका बहुत विरोध किया, लोग सड़कों पे आए, उन्होंने इसका आर्म्ड ऑपोजिशन भी किया और 5 या 6 हजार से ज्यादा लोग इसके कारण अभी जेल में बंद कर दिए गए हैं, जिनमें लगभग 20 से ज्यादा लोग डेथ सेंटेंस या फांसी की सजा भी जिनको हो सकती है उसका सामना कर रहे हैं। अब अगर हम बात कर लें कि बहुत सारे कंट्रीज, पर्टिकुलरली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल, यूएस हो, यूके हो, ईयू हो, इन्होंने स्ट्रांगली कंडेम किया इस कू को, इस तख्ता पलट को, और यहां तक कह दिया कि अगर आप डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को फिर से आप स्थापित नहीं करेंगे, वापस रिस्टोर नहीं करेंगे, तो म्यांमार के ऊपर हमें सैंक्शंस लगाने पड़ेंगे। वहीं जो रीजनल पावर्स हैं जैसे कि इंडिया, चाइना, रशिया, इन्होंने कहीं एक मोर मेजर्ड अप्रोच लिया है, बैलेंस्ड अप्रोच लिया है। इन्होंने इस तख्ता पलट का या म्यांमार मिलिट्री का अभी तक डायरेक्ट या एक्सप्लिसिट उसका विरोध नहीं किया गया है, और ना ही इन्होंने जो लेजिटिमेसी थी 2020 के इलेक्शन की, उसके बारे में अभी तक किसी तरह का कोई कमेंट किया है। और आप समझ सकते हैं म्यांमार साउथ ईस्ट एशिया में एंटर करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया का, और म्यांमार इकलौता वो हमारा पड़ोसी देश है जिसके साथ इंडिया लैंड और सी दोनों टाइप के बॉर्डर शेयर करता है दोस्तों। तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू, हमारी डिप्लोमेटिक समझ में एक बात आती है कि म्यांमार ने पुराने समय से जो एक्सट्रीमिज्म है हमारे नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर्स पे, उसको काबू करने में ज्यादातर इंडिया का हमेशा सपोर्ट किया है दोस्तों। तो हालांकि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट का तख्ता पलट करना डेमोक्रेटिक वैल्यूज के अगेंस्ट है, लेकिन स्ट्रेटेजिकली अगर आप देख लें, डिप्लोमेटिकली आप देखें, लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से आप देख लें, या रीजनल बैलेंसिंग अगर आप देख लें, तो इंडिया के मन में कहीं ना कहीं यह बात है कि ये पुराना हमारा अलाय रहा है, चाहे काउंटर टेररिज्म एक्टिविटीज हो, चाहे हमारे ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी हो, चाहे साउथ ईस्ट एशिया में एंटर करने के लिए इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर हो, चाहे हमारी सी कनेक्टिविटी हो, हर चीज में म्यांमार एक इंपॉर्टेंट पिवोटल रोल प्ले करता है दोस्तों। तो ये भी हमारे मन में है कि अगर हम बहुत स्ट्रांगली अपोज करने लग जाएंगे हमारे नेबरिंग कंट्रीज को, कहीं ऐसा तो नहीं वो कंट्री शिफ्ट होने लग जाए धीरे धीरे जो हमारे राइवल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल चाइना की तरफ, और जो हमारे इंटरेस्ट हैं, चाहे वो हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट हो, हमारे डिफेंस इंटरेस्ट हो, हमारे जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट हो, इनको किसी तरह का नुकसान उसकी वजह से होने लगे। तो इंडिया ने एक मैच्योर डेमोक्रेसी, एक मैच्योर रीजनल पावर की तरह एक बहुत बैलेंस इस पे व्यू लिया है, और इंडिया लगातार सिचुएशन को मॉनिटर कर रहा है। सिचुएशन जैसे जैसे अनफोल्ड होगी, इवॉल्व होगी, मुझे लगता है हमारा रिस्पॉन्स, इंडिया का रिस्पॉन्स भी उस सिचुएशन के हिसाब से शायद लगातार चेंज होता रहे दोस्तों। तो इसी के साथ आज का ये शॉर्ट वीडियो, जिसमें हमने जो 1 फरवरी 2021 को तख्ता पलट हुआ है, कू हुआ है म्यांमार में, उसको आप तक पहुंचाने की कोशिश की है फ्रेंड्स। जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा इस सीरीज का, जो एक एग्जॉस्टिव, एक एक्सटेंसिव लेक्चर होगा कि इंडिया म्यांमार के रिलेशन 1948 से लगातार किस तरीके से डेवलप होते रहे हैं, क्या उनमें उतार चढ़ाव रहे हैं, अलग अलग डिकेड्स में, अलग अलग गवर्नमेंट्स में अप्रोच हमारी कैसे चेंज होती गई है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी इंडिया की क्या रही है, उसमें म्यांमार या हमारे जो नॉर्थ ईस्ट नेबर्स हैं उन्होंने कितना इंपॉर्टेंट, कौन सा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है दोस्तों। विद दैट, स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट सेट ऑफ वीडियोस। अंटिल देन, जय हिंद, जय भारत।